हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कशन करेंगे जो मानव शरीर से संबंधित होगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन, मानव रक्त का रंग लाल होने का कारण है। ऑप्शन दिया गया है मायोग्लोबिन की उपस्थिति, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, इम्यूनोग्लोबुलिन की उपस्थिति या हेप्टोग्लोबिन की उपस्थिति। हमारे रक्त में आरबीसी पाया जाता है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसी आरबीसी के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिससे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, संक्रमण से रक्षा या रक्त का जमना। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन का कार्य होता है फेफड़े से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या शर्करा। चूंकि हम जानते हैं कि पाचन क्रिया में बड़ी अणु छोटी छोटी अणुओं में खंडित हो जाते हैं ताकि हमारी शरीर इससे आसानी से अवशोषण कर ले। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रोटीन के पाचन में प्रोटीन के अणु किस प्रकार के अणु में खंडित हो जाते हैं। इसका सही जवाब होगा एमिनो अम्ल। प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन के अणु एमिनो अम्ल में खंडित हो जाते हैं ताकि हमारी शरीर इससे आसानी से अवशोषण कर ले। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें पूछा गया है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दिया गया है आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में वृद्धि हो जाएगी या संख्या में कमी हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए, जब हम अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायु का घनत्व कम होता जाता है, यानी जब हम ऊंचाई पर श्वास लेते हैं तो हमारी फेफड़े को कम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में हमारी रक्त को भी कम ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप होता क्या है कि हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है। तो जब हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वैसे स्थिति में क्या करती है कि हमारे शरीर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का अवशोषण किया जा सके फेफड़े में से। तो इस प्रकार अधिक ऊंचाई पर क्या होता है कि मनुष्यों में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या मांसपेशियां। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक ऐसा तकनीक है जिसमें हृदय की गतिविधि दर्ज की जाती है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी हृदय। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या मांसपेशियां। ईईजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये एक ऐसा तकनीक है जिसके जरिए मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज की जाती है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर के किस हिस्से में स्थित होती है। ऑप्शन हमारे पास है मस्तिष्क, अग्नाशय, गला या किडनी। सही जवाब होगा मस्तिष्क।
पीयूष ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में स्थित होती है। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? ऑप्शन हमारे पास है थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और एड्रेनालिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव हमारे शरीर की थायराइड ग्लैंड से होती है और इस ग्लैंड को हिंदी में आवर्तु ग्रंथि कहा जाता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह थायराइड ग्लैंड फूल जाती है और इस बीमारी को कहा जाता है घिंघा रोग। यानी आयोडीन पाया जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी टीयर स्रावित करती है? ऑप्शन दिया गया है पीयूष ग्रंथि, लैक्रिमल, अवर्टू या अग्नाशय। सही जवाब होगा लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथि हमारी नेत्र गोलक के ऊपर स्थित होती है और इसी ग्रंथि से अश्रु स्रावित होती हैं। यानी आंखों की जो आंसू है ये लैक्रिमल ग्रंथि से ही स्रावित होती है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 या 5। सही जवाब होगा 4। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है अग्नाशय, अवर्टू, पीयूष या प्लीहा। सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यही वह ग्रंथि है जो अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? ऑप्शन दिया गया है यकृत, लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या थायराइड। सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका आकार मटर के दाने के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। हमारे शरीर में कई सारी ग्रंथियां हैं। इन सभी ग्रंथियां ऐसा अंग होती हैं जो कुछ विशेष प्रकार की द्रव का स्राव करती हैं। अब इन सभी ग्रंथियों को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ ग्रंथियों को अंतस्रावी ग्रंथि कहा जाता है जबकि कुछ ग्रंथि को बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अब हमें समझना होगा कि कैसा ग्रंथि को अंतस्रावी ग्रंथि कहा जाता है और किस प्रकार के ग्रंथि को बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। जो ग्रंथि अपने स्राव को खून में मिलाती है उसे अंतस्रावी ग्रंथि कहा जाता है और जो ग्रंथि अपने स्राव को खून में न मिलाकर खून से बाहर मिलाती हैं उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक ऐसा ग्रंथि जो अंतस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। ऑप्शन हमारे पास है अग्नाशय, यकृत, पीयूष और थायराइड। सही जवाब होगा अग्नाशय यानी पैंक्रियास। ये एक ऐसा ग्रंथि है जो एक ही साथ अंतस्रावी भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। निम्न में से कौन सा एक हार्मोन है? ऑप्शन दिया गया है आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन और एस्कॉर्बिक अम्ल। इन 4 ऑप्शन में से इंसुलिन एक हार्मोन है जो अंगनाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? ऑप्शन हमारे पास हैं अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका और बीटा कोशिका। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में अंगनाशय इंसुलिन का स्राव करती है यानी इंसुलिन एक हार्मोन है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस प्रकार की कोशिका द्वारा इंसुलिन स्रावित की जाती है। इसका सही जवाब होगा बीटा कोशिका। हमारी अंगनाशय में मौजूद बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का स्रावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? ऑप्शन दिया गया है लाइनक ने, बेंटिंग व बेस्ट ने, जेनर ने या वाक्समैन ने।
सही जवाब होगा बेंटिंग व बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज बेंटिंग व बेस्ट ने की। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या उपर्युक्त सभी। देखिए, जब कभी भी हम किसी विकट परिस्थिति में होते हैं, जैसे कि सांप या कोई खतरनाक जानवर के सामने, तो उस स्थिति पर क्या होता है कि हमारी हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, हमारी सांस की गति भी तेज हो जाती है और हमारी शरीर जो है ये पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है उस स्थिति से लड़ने के लिए या फिर उस स्थिति से निपटने के लिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारी किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है, जिससे एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है, हिंदी में इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये ग्रंथि एक विशेष प्रकार की हार्मोन का स्राव करती है जिससे एड्रिनेलिन कहा जाता है और इसी हार्मोन के स्राव होने के कारण हमारी हृदय की गति और हमारी सांस की गति तेज हो जाती है उस स्थिति से निपटने के लिए। इसीलिए इस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। यानी जीवन रक्षक हार्मोन जो है वह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जिससे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्रंथि। आइरिस का क्या कार्य है? ऑप्शन दिया गया है प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना या रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। आइरिस एक ऐसी संरचना है जो हमारी नेत्र पर पाई जाती है। ये आइरिस जो है ये हमारे नेत्र लेंस के आगे स्थित होती है और ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यानी आइरिस ये नियंत्रित करती है कि प्रकाश की कितनी मात्रा नेत्र के अंदर जाना चाहिए और इस प्रकार पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मानव नेत्र के रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। ऑप्शन दिया गया है क्षण कोशिका यानी रॉड सेल, शंकु कोशिका यानी कोन सेल, कॉर्निया या कॉरोइड। दृष्टि की अनुभूति के लिए हमारे नेत्र की रेटिना में दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है क्षण कोशिका और दूसरे प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है शंकु कोशिका। ये दो प्रकार की कोशिका दृष्टि की अनुभूति के लिए कार्य करती हैं। अब ये क्षण कोशिका जो है ये डिम लाइट में यानी जब प्रकाश की मात्रा बहुत ही कम होती है उस स्थिति में ये कोशिकाएं काम करती हैं, जबकि शंकु कोशिका जो है ये प्रकाश की अत्यधिक मात्रा में काम करती हैं और ये शंकु कोशिका ही निर्धारित करती हैं रंगों में विभेद के लिए। यानी हम विभिन्न प्रकार की जो रंगों देखते हैं इसके लिए जिम्मेदार है हमारी रेटिना में मौजूद शंकु कोशिका, जिससे इंग्लिश में कोन सेल कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन हमारे पास हैं पुतली, कॉर्निया, आइरिस या रेटिना। हमारे आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब को बनाया जाता है हमारी नेत्र लेंस के द्वारा। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस या संपूर्ण आंख। नेत्रदान के समय कॉर्निया का ही उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि कॉर्निया में किसी भी प्रकार की रक्त की नलियां नहीं होती हैं और इसी के कारण कॉर्निया का ट्रांसप्लांट आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? ऑप्शन है शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा या रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। वृक्क का कार्य क्या है ना, ये मूत्र का निर्माण करती हैं ताकि हमारे रक्त में मौजूद नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का बाहर उत्सर्जन किया जा सके। लेकिन जब वृक्क कार्य करना बंद कर देती हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे रक्त में मौजूद नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ आसानी से बाहर नहीं निकल पाती हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है
स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप। ब्लड प्रेशर को स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम और टाइलिन। सही जवाब होगा लाइसोजाइम। हमारी आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होती हैं और ये एंजाइम जीवाणुओं को मार देती हैं। इस प्रकार हम संक्रमण से बच जाते हैं। मानव शरीर के कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या मस्तिष्क। सबसे पहले हमें समझना होगा अंग प्रत्यारोपण होता क्या है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई विशेष अंग कार्य नहीं करे तो फिर उस व्यक्ति के सगे संबंधी या शुभ चिंतक अपनी स्वेच्छानुसार अंग का दान करते हैं। इस प्रकार किसी स्वस्थ व्यक्ति से अंग को निकालकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर में चिकित्सकीय विधि द्वारा अंग को लगाना अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। सही जवाब होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? ऑप्शन हमारे पास हैं अस्थि, इनेमल, नाक या खोपड़ी। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। हमारी दांत की बाहरी आवरण एक सफेद रंग के पदार्थ से घिरी हुई होती है और इसी सफेद रंग के पदार्थ को इनेमल कहा जाता है। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? ऑप्शन दिया गया है लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या पायरुविक अम्ल। जब हम कठोर परिश्रम करते हैं उस स्थिति में हमारी शरीर की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा आती कहां से है? ये कोशिकीय श्वसन के परिणाम स्वरूप ही ये ऊर्जा आती है। परंतु ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के कारण हमारी मांसपेशियां जो हैं ये ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देती हैं और इस प्रकार मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी लैक्टिक अम्ल। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है इंसुलिन, एड्रिनेलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। सही जवाब होगा एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। कारण क्या है कि ये एक प्रकार की जीवन रक्षक हार्मोन है। जब हम किसी विकट परिस्थिति में होते हैं जैसे कि सांप या कोई खतरनाक जानवर के सामने होते हैं उस स्थिति पर हमारे शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा एड्रिनेलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। यह हमारे शरीर में हृदय की गति बढ़ाती है और श्वसन दर को भी बढ़ाती है ताकि उस स्थिति से हम आसानी से लड़ सके। इसीलिए इस प्रकार के हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन दिया गया है पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग उसमें मौजूद यूरोक्रोम के कारण होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है? ऑप्शन दिया गया है आंत, अमाशय, अंगनाशय या यकृत। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है परंतु हमारे भोजन में जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होती हैं इसको हमारी यकृत यानी लीवर ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर संचित करती हैं ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यकृत यानी लीवर। लीवर क्या करता है कि अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है।
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन हमारे पास है लगभग 7.4, लगभग 7.8, लगभग 6.6 या लगभग 7.2। सही जवाब होगा लगभग 7.4। हमारे रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीवद्रव्य। हमारे रक्त में जो आरबीसी होती हैं यानी लाल रक्त कोशिकाएं, इसमें एक विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिससे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ऑप्शन दिया गया है हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजेन या इनमें से कोई नहीं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कभी भी हमारे शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है तो चोट वाले स्थान से खून का बहना शुरू होता है, परंतु कुछ ही समय के बाद रक्त के जमने के कारण इस स्थान पर रक्त का बहना बंद हो जाता है। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हमारे शरीर से खून की बर्बादी को रोका जाता है। परंतु इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता, क्योंकि रक्त तब जमता है जब यह वायु के संपर्क में आता है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? इसका सही जवाब होगा हिपेरिन। हमारे शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। कौन से वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ऑप्शन दिया गया है ल्यूवेनहॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगोर जॉन मेंडल या रोनाल्ड रॉस। सही जवाब होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर रक्त स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होता है। इस प्रकार विलियम हार्वे ने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन दिया गया है फेफड़ा, यकृत, ब्रेक या उपर्युक्त सभी। पहला ऑप्शन है फेफड़ा। फेफड़ा हमारे शरीर में श्वसन अंग है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर की जो रक्त है ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थों को त्याग करती है और ऑक्सीजन जैसे शुद्ध पदार्थों को ग्रहण करती है, यानी रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में भी होता है। दूसरा ऑप्शन है यकृत। यकृत क्या करती है कि ये भी रक्त का शुद्धिकरण करती है। हमारे रक्त में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन या अशुद्धियों का शुद्धिकरण यकृत करती है। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है वृक्क यानी किडनी। ये क्या करती है कि हमारे रक्त में मौजूद विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के जरिए बाहर निकालती हैं। इस प्रकार रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े, यकृत और वृक्क तीनों के जरिए होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन हमारे पास है रोनाल्ड रॉस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। सही जवाब है कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोज होने से पहले लोगों में ऐसी मान्यता थी कि सभी व्यक्तियों के रक्त एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए जब कभी भी किसी व्यक्ति को खून की जरूरत होती थी तो किसी भी व्यक्ति का खून उस जरूरतमंद व्यक्ति को शरीर में डाल दिया जाता था। ऐसी स्थिति में क्या होती थी कि गलत रक्त के चढ़ाने के कारण अधिकांश रोगियों की मृत्यु हो जाती थी। परंतु कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि सभी व्यक्तियों का रक्त एक जैसा नहीं होता है, बल्कि इन सभी व्यक्तियों का रक्त विभिन्न प्रकार के रक्त समूह में बटा होता है। इस प्रकार कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज करके हजारों लोगों की जिंदगी बचाई। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है?
ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन का परिवहन, संक्रमण से लड़ना, रक्त को लाल रंग प्रदान करना या रक्त का थक्का जमना। हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका मुख्य कार्य होता है संक्रमण से लड़ना। ये कोशिकाएं हमारे शरीर में वीर सिपाही का कार्य करती हैं। ल्यूकेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाती है? पहला ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन है रक्त पट्टिकाणु और लास्ट ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त सभी। ल्यूकेमिया जो है ये ब्लड कैंसर का नाम है और इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या इनमें से कोई नहीं। हमारे रक्त में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाणु। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है और रक्त पट्टिकाणु को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी एरिथ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मनुष्य की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन हमारे पास है घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अगर हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्त काफी तेज गति से बहने लगेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे शरीर की रक्तदाब बढ़ने लगेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां स्थित होती है? ऑप्शन है नाक में, मस्तिष्क में, कान में या आंख में। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज और यह हमारे कानों में मौजूद होती है। इस प्रकार हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। इसमें पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहां स्थित होती है? ऑप्शन है पीठ में, हाथ में, कमर में या जांग में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर और यह हमारी जांग में पाई जाती है। भोजन के किस अवयव से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन 3 प्रकार के खाद्य अवयव से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि विटामिन हमारे शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने में सहायता प्रदान करती है। हमारे शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है? ऑप्शन दिया गया है अमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में या प्लीहा में। सही जवाब है यकृत में। हमारे यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन दिया गया है 8, 30, 32 या 34। हमारे खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। पूरी खोपड़ी 8 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 10 जोड़े, 12 जोड़े, 14 जोड़े या 16 जोड़े। हमारे शरीर में 12 जोड़े पसलियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन दिया गया है 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड या 0.8 सेकेंड। चूंकि हम जानते हैं कि हमारी हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसीलिए हृदय को एक बार धड़कने के लिए लगा समय बराबर होगा
60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 72, यानी ये बराबर हो जाएगा 0.8 सेकेंड लगभग। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 0.8 सेकेंड। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है हिमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी या फिजियोलॉजी। सही जवाब होगा कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम, सोडियम, लोहा और पोटेशियम। सही जवाब होगा लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है, इसीलिए शरीर में लोहे की कमी हो जाने के कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा में भी कमी हो जाती है। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा या कॉपर। सही जवाब होगा कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो रक्त के जमने में सहायक होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स इमीडिएटली आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।